नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने घर पर ही इस वैश्विक महामारी के सारे जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस के अनुसार ही आप भी स्वस्थ और निरोगी होंगे, पूरा परिवार स्वस्थ होगा। इस उम्मीद के साथ एक बार पुनः मैं आपके समक्ष आज विज्ञान विषय कक्षा 90 अध्याय 3 का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, परमाणु अणु दोनों ही की चर्चा हमारी हो रही है, जिस पर आपने विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को देखा है। आज इसी के टॉपिक की अगली बात लेकर मैं आपके समक्ष जो है उपस्थित हुआ हूँ। बड़े ध्यान से देखें। बहुत सारे विद्यार्थी जो है अपने लिखी हुई बात को फोटो कॉपी के माध्यम से मुझ तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत अच्छा आपने कार्य कर रखा है और निरंतर इस क्रम को जारी रखें। जो विद्यार्थी अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, इनको थोड़ा आप भी सूचित करें और निश्चित तौर पर अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से आगे संपन्न करने में सहयोग प्रदान करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। अब सबसे पहले छोटे छोटे शब्दों को आप ध्यान रखें। परमाणु किसे कहते हैं, ये अगले नोट्स और वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है। परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म कण जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है, परमाणु कहते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने विचार को व्यक्त किया और आप लोगों ने भी अभी बुक के माध्यम से अच्छे से पढ़ा है और देखा है। यहाँ पर आ रही है कि ऐसा कण जिसका विभाजन संभव नहीं है, उसका द्रव्यमान यानी कि परमाणु के और भी अंदर जो भाग है, परमाणु का जो भाग है या भाग है, जो द्रव्यमान है, वो क्या होगा। तो यहाँ पर अब देखें, परमाणु जबकि आप मान चुके हैं कि उसका विभाजन ही संभव नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन यहाँ पर अब उस एक परमाणु जो कि आगे विभाजन उसका संभव नहीं है, उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर भी वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई हैं। बहुत पहले जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों को मानक माना गया, यानी किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को मानक मानकर परमाणु के द्रव्यमान को इंगित किया गया था। इससे पहले जैसा हाइड्रोजन को आधार मानकर बहुत सारे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी बातें आई जो सभी प्रकार के तत्वों के द्रव्यमान को संपन्न नहीं करा सकी। इसी प्रकार अन्य प्रकार के तत्वों को लेकर भी परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया, लेकिन कहीं न कहीं कुछ समस्याएं आती गई और सभी प्रकार के तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को नहीं बता पाए। इस प्रकार से आगे जब जानकारी बढ़ती गई तो यहाँ पर कार्बन जो तत्व है जिसका प्रतीक C है, तो कार्बन तत्व को आधार मानकर किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक परिभाषा सामने आई। बहुत सारे विचारों को आदान प्रदान के माध्यम से विचारों की एक दूसरे के समावेश के बाद जब एक निश्चित परिभाषा बनी, वो है किसी तत्व। अब यहाँ पर तत्व किसे कहते हैं, आपने दूसरे चैप्टर में अच्छे से देख लिया है। तत्व किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। बहुत सारे उदाहरण भी आपने देखा है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लोह है, ऐसे बहुत सारे तत्वों को आपने देखा। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु, यहाँ पर परिभाषा को ध्यान देंगे, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से इतना गुना भारी है। यानी कि कार्बन के 12वें भाग से 1/12वें भाग यानी कि से कितना गुना वो तत्व भारी है, उसको उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान से परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कार्बन को आधार मानकर किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। साथ ही परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है वो AMU एटॉमिक मास यूनिट है, लेकिन वर्तमान में अब इसे यूनिफाइड द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर पहले चैप्टर में भी आपकी इकाई आई थी, अगर आप
आपको याद हो तो सारणी के रूप में आपने बना रखी है। यहाँ पर भी इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं, कभी कभी इसकी इकाई को भी पूछा जाता है, जैसे कि दाब का मात्रा क्या है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमें कार्बन 12 को आधार मानना पड़ेगा और उस तत्व के एक परमाणु के 1/12 भाग के रूप में हम परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कर सकते हैं। परमाणु किसे कहते हैं अच्छे से देखा आपने, अब परमाणु द्रव्यमान को भी आपने इसको परिभाषित किया है। अब आगे आप देखेंगे परमाणु के बारे में, जब इसकी परिभाषा होगी परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या है। अब जो इसके साथ दूसरा इससे थोड़ा बड़ा जो कण है वो है अणु। यहाँ पर आप देखेंगे अब जो परिभाषा हमारी बनती है अणु क्या है, यानी कि यहाँ पर परमाणु के रूप में आपने देखा था कि वह सूक्ष्मतम कण, तो यहाँ पर भी आप अणु को देखेंगे, वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब अणु की परिभाषा आप देखें परमाणु से थोड़ी भिन्न है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है, अणु कहते हैं। यानी कि परमाणु से अगली जो कड़ी है वो अणु, यानी कि अणु जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। यहाँ पर समझना आपको, अणु जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, जो स्वतंत्र रह सकता है लेकिन किसी भी रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है, उसे हम अणु कहते हैं। साथ ही पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। इस रूप में भी सिंपल भाषा में हम इसको बता सकते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे, अब अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ये भी परिभाषा हो सकती है। तो यहाँ पर अणु और परमाणु में थोड़ा सा अंतर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये बातें भी पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर अणु विभिन्न रूपों में आप देखेंगे, जैसा आपकी बुक में दे रखा है तत्वों के अणु, यानी कि तत्व किससे कहते हैं। अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने बताया था आपको, इस अगले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है तत्व क्या होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। तो तत्वों के अणु क्या होंगे, यानी कि एक अणु जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है और अणु में जैसे आप लोग यहाँ पर देखें आर्गन का मैंने प्रतीक चिन्ह लिखा है, जिसे हम एक परमाणु कहेंगे। यानी कि इसमें इसका जो प्रतीक है, जैसे कि हाइड्रोजन एक परमाणु है, कार्बन एक परमाणु, इस प्रकार से जो तत्व होते हैं जिसका सिंबल यानी कि प्रतीक क्या होता है, जो अगले चैप्टर में आपने देखा है, तो यहाँ पर ये सारे एक परमाणु कहलाएंगे। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वो O है, ये परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन द्विपरमाणु के रूप में होता है, जिसका यहाँ पर फार्मूला देखिए O2 इस रूप में होता है। कि ऑक्सीजन के जो तत्व के अणु हैं वो द्विपरमाणु रूप में होंगे। तो एक परमाणु जिसमें एक ही यहाँ पर दूसरी कोई भी अणु परमाणु से जुड़ा नहीं होता है, यानी कि ये एक ही परमाणु होते हैं, एक परमाणु पर जहां पर द्वि यानी कि दो परमाणु मिलकर एक अणु की रचना करते हैं वो द्विक परमाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है वो तत्वों के संबंधित हो रही है, यानी कि तत्वों के अणु। तत्व की परिभाषा क्या होगी, तत्व किसे कहते हैं, तत्व के परमाणु किस रूप में होंगे, एक परमाणु के रूप में या द्विक परमाणु के रूप में। तो यहाँ पर आपकी बुक में एक सारणी दे रखी है, जिसे आप अच्छे से समझ लें, देख लें। मैंने भी आपको नोट्स के रूप में यहाँ पर कुछ एक दो उदाहरण दे रखे हैं, जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बात आ रही है यौगिक की। अब देखें सारी परिभाषाएं आपने अपने अगले चैप्टर में पढ़ ली है। यौगिक किसे कहते हैं इसको भी आपने अच्छे से देखा है, पहले तो इसकी परिभाषा पुनः मैं आपको याद दिलवा दूं। यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के मिलने से और मिलना एक निश्चित अनुपात में होता है, जिसे हम यौगिक कहते हैं। और यहाँ पर अब बात हो रही है अणु की, जो हम अभी कर ही रहे हैं। अणु क्या होते हैं, यानी कि यौगिकों के अणु क्या होंगे। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु को बनाते हैं या यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। पहले की परिभाषा यही थी यौगिक की, तो वहां पर यही परिभाषा आपने लिखी थी, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसी पदार्थ को बनाते हैं, अणु यौगिक कहते हैं।
और यहाँ पर यौगिकों के अणु में भी आप देख रहे हैं अनुपात उनका निश्चित होता है। अब यहाँ पर दो रूप में हम देखेंगे। पहला जैसे उदाहरण आपने लिया है जल। अब जल का फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र H2O ये है, आप अच्छे से जानते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ दे रखे हैं। तो यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, एक तो जल का द्रव्यमान अनुपात, दूसरा है जल का परमाणु संख्या का अनुपात। यहाँ पर ये बात थोड़ी समझनी है आपको। द्रव्यमान यानी उसका भार, तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या होता है अभी आपने इसको परिभाषा के रूप में समझा है, कार्बन 12 को आधार मानकर। तो यहाँ पर देखें इनका जो अनुपात है वो 1:8 है द्रव्यमान अनुपात में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है जिसके 2 परमाणु है, ऑक्सीजन जिसका 1 परमाणु है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो द्रव्यमान संख्या का अनुपात है 1:8। इसी प्रकार यहाँ पर जल का परमाणु संख्या को अगर देखें यानी कि परमाणु, जल का जो फार्मूला H2O, हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं 2 और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है 1, तो यहाँ पर परमाणु संख्या का जो अनुपात है वो 2:1 के रूप में हमें नजर आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपके बुक में एक सारणी दे रखी है, इंडेक्स दे रखा है, जिसमें एक तो एग्जांपल और दे रखे हैं। दोनों सारणियों को परमाणु द्रव्यमान की संख्या को आधार मानकर और परमाणु संख्या को आधार मानकर इनके अनुपात क्या मिले हैं। तो यहाँ पर ये जो बात आपको नजर आ रही है, परमाणु अणु क्या होते हैं, तत्वों के अणु क्या है, यौगिकों के अणु क्या है, इन सब बातों को आप अच्छे से देखेंगे। अब इसी कड़ी में अगला जो आपके यहाँ पर बिंदु आ रहा है वो है आयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आवेशित का मतलब जो भी यहाँ पर इनके संकेत हैं उनके ऊपर या तो प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा, यानी कि आवेशित जो कण होते हैं जिसे हम आयन कहते हैं। अब आयन को 2 रूप में प्रदर्शित किया जाता है, पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। तो यहाँ पर धनावेश किस तत्व के ऊपर आएगा, ऋणावेश किस तत्व के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर आपने उदाहरण दे रखा है, किताब में देखें आप लोग NaCl नमक का सूत्र है, जिसमें Na सोडियम और Cl क्लोरीन दोनों तत्व मिलकर नमक का जो सूत्र है उसका निर्माण करते हैं, रासायनिक सूत्र का NaCl। अब इसमें Na जो है उसके ऊपर प्लस का चिन्ह है, यानी कि सोडियम जो है वो धनावेश है, और Cl जिसके ऊपर ऋण का चिन्ह है वो ऋणायन है, यानी कि Na+ धनायन और Cl- ऋणावेश होता है। यानी कि आवेश 2 रूप में हो गए। आपकी बुक में यहाँ तक आपको बताया गया कि Na+ और Cl-। अब ये Na+ कैसे आया और Cl- कैसे आया, ये आप रासायनिक सूत्र जो निर्माण होते हैं उसमें आप और देखेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या देता है वो धनावेश होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी दूसरे तत्व से लेता है उसके ऊपर ऋणावेश आएगा। तो यहाँ पर भी ये बात अगले आप रासायनिक सूत्र में देखेंगे किस प्रकार से धनायन और ऋणायन का आदान प्रदान होता है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के रासायनिक सूत्रों का निर्माण होता है। बहुत सारे सूत्र आपके इस बुक में दे रखे हैं, और निरंतर आप इन जो पॉइंटों को आप पढ़ते हैं इसके साथ साथ आप आपकी पुस्तक को भी निरंतर अध्ययन करते जाएं, क्योंकि नोट्स और वीडियो के बाद आपकी बुक अगर आपके पास है और निश्चित तौर पर जो वीडियो या नोट्स में बताया जाता है उसी चैप्टर को उसी पेज को आपको पढ़ना है, तो निश्चित तौर पर आप अपनी इस बात को समझेंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो हैं जब परीक्षा में पूछी जाती हैं तो उस समय जो है हम लोग कुछ हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इसका कारण यही है कि हम नोट्स को पढ़ लेते हैं, वीडियो को देख लिया और आपने समझ लिया कि हमें आ गया, लेकिन इसका और आधारभूत जो स्तंभ है वो आपकी इस बुक है, और निश्चित तौर पर इस बुक को आप जब आप आपके हाथ में रखेंगे उसको पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप में समझ में आ जाएगा। तो ये जो तीसरा अध्याय हमारे चल रहा है, पहला दूसरा आपने अच्छे से पढ़ा है और तीसरा अभी हमारा अध्ययन कार्य जारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार से छोटी छोटी बातें जो 1-2 पॉइंट्स जो समझाए जाते हैं आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, उसको याद भी कर रहे हैं। तो तीसरा चैप्टर हमारा जो चल रहा है उसको आप निरंतर अपना अध्ययन कार्य जारी रखें। धन्यवाद।